नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी भगदड़ पर घिरी मोदी सरकार की, लालू यादव के बयान पर मचे बवाल की, देखेंगे दिल्ली में सरकार गठन पर जारी घमासान को, बुलडोजर एक्शन पर यूपी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी फटकार को, ट्रंप के भारत के खिलाफ लिए फैसले को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर निशाने पर आई मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलों को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नए सीएम। रामलीला मैदान में तेज हुई तैयारियां। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले अब फिर कोई नई डील होगी लेकिन इसका बिहार की जनता को नहीं होगा कोई लाभ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर धामी ने दिया इस्तीफा, बोले तख्त के जत्थेदार के सम्मान में दिया इस्तीफा। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग, सेक्टर 8 में पहुंचे दमकल की गाड़ियां। कुंभ की व्यवस्थाओं पर विपक्ष के निशाने पर सरकार। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह भूकंप के तेज झटके, 4.0 मापी गई तीव्रता। कई सेकंड तक दिल्ली एनसीआर से बिहार तक कांपी धरती। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भी देश के कई स्टेशनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में गई 18 जानों के बाद भी रेलवे प्रशासन ना तो भीड़ को मैनेज कर पा रहा है और ना ही जवाबदेही तय कर पा रहा है। ऐसा ही हाल अब अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी सरकार और रेलवे की जिम्मेदारी में फेल मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सबके परे योगी सरकार और रेल प्रशासन के तमाम दावों की लगातार पोल खुल रही है। 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के अगले ही दिन देश के कई इलाकों के स्टेशनों में भी वही भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में गई 18 जानों के बाद भी रेलवे और सरकार व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए सख्त निर्देश नहीं दे पा रही। ये दिखाता है कि कैसे कुंभ के नाम पर गरीब और आम जनता का पागल बनाया जा रहा है, जिसका खामियाजा खुद गरीब और आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के आसनसोल और पटना के रेलवे स्टेशन पर भी लोगों के बीच अफरा तफरी देखने को मिली। लोग आसनसोल से मुंबई के लिए रवाना होने वाली वीकली ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। यही ट्रेन प्रयागराज से होकर भी जाती है, जहां महाकुंभ चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। इसके अलावा पटना रेलवे स्टेशन पर भी कुंभ के लिए लंबी लंबी कतारें और भरे हुए प्लेटफॉर्म दिखाई दिए, जो रेलवे की नाकामी और कुंभ को लेकर किया गया योगी और मोदी सरकार के प्रचार का नतीजा है। इतना ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में संगम में स्नान के बाद अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही उठ रहे हैं कि एक के बाद एक कई हादसे होने के बाद जो कदम उठाए गए वो पहले क्यों नहीं किए गए। महाकुंभ को लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त मोदी और योगी सरकार से यही सवाल कर रहा है, जिस पर बीजेपी बुरी तरह गिर गई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने रविवार को महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर जबरदस्त बवाल मच गया है। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए लालू यादव ने कह दिया कि महाकुंभ बेकार है। ऐसे में महाकुंभ अव्यवस्थाओं पर घिरी बीजेपी ने उल्टा लालू यादव से माफी की मांग कर दी है, जिस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार 15 जनवरी की देर रात ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मच गई और इसी दौरान भारी संख्या में भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। जिसके बाद विपक्षी दल इस घटना को लेकर मोदी सरकार और रेलवे के कुप्रबंध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी कड़ी में जब मीडिया ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से इसको लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि रेलवे की गलती से ये घटना हुई है और रेलवे की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। रेल मंत्री को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसी के साथ महाकुंभ को अर्थहीन करार देते हुए लालू यादव ने तल्ख लहजे में कह दिया कि कुंभ का कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार है। लालू यादव के इसी बयान पर बिहार से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त बवाल मच गया है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़ दिया। यानी चारों तरफ से कुंभ की अव्यवस्थाओं पर घिरी बीजेपी ने खुद का बचाव करते हुए लालू यादव के बयान को हाईलाइट कर दिया है। ऐसे में लालू यादव के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने लालू यादव से इस बयान के लिए माफी की मांग की है। गुरु प्रकाश ने कहा कि कुंभ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय। लालू प्रसाद यादव ने मानवता के सबसे पवित्र समागम पर अभद्र टिप्पणी करके हिंदुओं को भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्हें बिना देर किए माफी मांगनी चाहिए।
वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि लालू यादव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा, राजद सुप्रीमो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर इसका विरोध किया। ऐसे में लालू यादव के बयान पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद भी बीजेपी अपनी सरकार का गठन नहीं कर पा रही। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के चयन और सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। तो क्यों दिल्ली में देरी कर रही बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि राजधानी का मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव नतीजों को आए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी खेमे में सीएम के नाम पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इस बीच खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी की बुलाई गई सोमवार को विधायक दल की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में बवाल मचना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को एक के बाद एक निशाने पर ले रही है। सीएम के नाम के ऐलान में हो रही देरी के लिए आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी किसी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रही। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर इस वक्त बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। महाकुंभ व्यवस्थाओं पर चौतरफा घिरी बीजेपी दिल्ली में फिलहाल किसी मुद्दे पर पहुंचने से बच रही है। ऐसे में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को इस मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। आज 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दरअसल बीजेपी कोई भी सियासी फैसला लेने के पहले जाति गणित और उससे पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव का पूरा ख्याल रख रही है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद लौटी बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला बड़ा सियासी संदेश देने के तौर पर कर रही है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी के मूड में बीजेपी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और यही वजह है कि इस फैसले में देरी की जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री के फैसले के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी बनाई है, ताकि राजधानी में लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम रख सके। ऐसे में देखना होगा दिल्ली की सत्ता पर 1998 के बाद लौटी बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर क्या फैसला लेती है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सख्त रवैया अपनाया है। इसी कड़ी में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में यूपी सरकार और प्रशासन से जवाब भी तलब किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के कुशीनगर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों और यूपी प्रशासन से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्यों न जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दरअसल मस्जिद गिराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। बता दें, नवंबर 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट किया जाए। 3 जजों की बेंच के सामने मामले को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर दाखिल नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार किया है। सीजीआई ने कहा है कि अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर जस्टिस BR गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले, कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ 9 फरवरी को बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिरा दिया था।
इस घटना पर खूब हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी मतभेद फैलाए जा रहे हैं। अजय राय ने कहा कि पहले बहराइच, फिर संभल और इसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा को पूरे करने के लिए किया गया। हाईकोर्ट का स्थगन आदेश 8 फरवरी को समाप्त होते ही प्रशासन ने अगले दिन रविवार को छुट्टी के दिन बुलडोजर चलवा दिया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए यूपी प्रशासन से जवाब तलब किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के लिए ट्रंप का नरम रुख पड़ेगा। हालांकि इस बीच खबर सामने आ रही कि भारत को बड़ा झटका देते हुए ट्रंप ने चुनाव में मतदाता भागीदारी के लिए भारत की करोड़ों डॉलर की फंडिंग रोक दी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के 3 दिन के अंदर ही बड़ा खेल हो गया। ट्रंप के एक के बाद एक लिए गए फैसलों ने हर किसी को चौंका रखा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने भारत को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल चुनाव में की जाने वाली विदेशी फंडिंग पर हथौड़ा चल गया है। एलन मस्क की अगुवाई वाले अमेरिकी सरकारी कार्यदक्षता विभाग ने कई खर्चों में कटौती की है। इसमें भारत के चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 2.1 करोड़ डॉलर भी शामिल है, जो कि भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अवैध प्रवासियों को वापस भेजने और नए टैरिफ लगाने को लेकर नए ट्रंप प्रशासन का रुख कड़ा दिखाई दिया। ऐसे में हर नजरिए से ये मुलाकात काफी अहम रही, जिस पर सबकी नजरें टिकी रही। ऐसे में मुलाकात के बाद ट्रंप के इस फैसले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार की कार्यदक्षता विभाग ने सरकारी खर्चों में कमी करने का फैसला किया है। इस कटौती में कई देशों के लिए आवंटित राशि शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा भारत के चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए रखे गए 2.1 करोड़ डॉलर की कटौती की हो रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रंप के फैसलों को लेकर भारत के संबंध में नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके उलट देखा जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग को भी रोकने का ऐलान किया गया है। फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने इस अनुदान को भारत के चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप बताया है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि इसका लाभार्थी कौन है। फिलहाल देखना होगा ट्रंप के इस कदम का क्या असर होगा। अमेरिका से तीसरा C-17 विमान अमृतसर पहुंच गया है। इसमें कुल 112 अवैध प्रवासी शामिल थे। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सिख समुदाय के लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां पंजाब की भगवंत मान सरकार इसे बीजेपी की पंजाब को बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार सवालों में आ गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासियों की वापसी पर देश विदेश में इसकी चर्चा जोरों पर है। लगातार अमेरिका पर भारत का अपमान करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 112 भारतीयों को भारत भेजा गया। अमेरिकी सैन्य विमान देर रात रविवार पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। बता दें, ये अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बीच वापस भेजे जाने वाले भारतीयों का तीसरा जत्था है। C-17 विमान रात 10:03 पर हवाई अड्डे पर उतरा और इसी के साथ आरोप लगाया गया कि अमेरिका से निर्वासित किए गए सिखों ने कथित तौर पर अपनी पगड़ी नहीं पहनी थी। इस मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अमेरिका की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से भारत भेजे गए सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में भारत में पहुंचने के बाद निर्वासित लोगों को लंगर और बस सेवाएं प्रदान करने के लिए SPGC अधिकारियों ने सिखों को पगड़ी दी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाबी इसे सिखों के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा केंद्र सरकार अमृतसर को इन निर्वासन उड़ानों के लिए लैंडिंग साइट बनाकर जानबूझकर पंजाब की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि उन्होंने अमृतसर को इस लैंडिंग के लिए किस आधार पर चुना है। अमृतसर को रिपोर्टेड फ्लाइट के लिए चुनकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले, अमेरिका से आए तीसरे जत्थे में 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और 1 उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से है। इनमें 19 महिलाएं और 14 नाबालिग थे, जिनमें 2 नवजात शिशु भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा से निर्वासित लोगों को जांच करने के बाद सोमवार को सुबह करीब 4:45 पर घरों तक ले जाया गया। ऐसे में पिछली बार हाथों में जंजीर और इस बार सिखों की पगड़ी पर मोदी सरकार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।